नमस्कार दोस्तों, कृषि रथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज के जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के आज अपन थर्ड लेक्चर में हैं। और जैसा कि अपन ने जो अपने स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स थे उसमें फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और जो अपना सेकंड लेक्चर था उसमें अपन ने क्या देखा था, वहाँ पर अपन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था। अब अपन धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आज अपन पढ़ने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, मैंने क्या बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो यहाँ पर मेजर जो डिफरेंस था वो था किसके बारे में, यहाँ पे न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में या फिर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो वहाँ पर अपना कौन सा जो ट्रू या फिर वेल डेवलप जो होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे डायरेक्टली बात किसके बारे में कर लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। मैंने एक और फीचर यहाँ पे बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने को मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गेनल्स यहाँ पे अपने को क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग एक किंगडम को रखा गया था जिसको अपन ने नाम दिया था मोनेरा। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल्स के बारे में तो यहाँ पर 4 किंगडम मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमेलिया था और क्या था, प्लांटी। ठीक है, तो अपन इन चारों जो अपने पास में एग्जाम्पल्स हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं। तो आज अपन किसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात हो गई है। तो मैंने ये बोला था कि जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो सारी क्या नहीं होती है, आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं होती है। मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात किसकी आती है, सेल वॉल की। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का था, सेल वॉल। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेज है। मैंने ये बोला था कि जब हम लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे तो अपन एक एक डिफरेंस को, क्योंकि पढ़ने के बाद में अपना क्या डिफरेंस करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। देखो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को मैंने क्या बोला, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की मैंने यहाँ पे बात की कि ये इंक्लूड क्या क्या करते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पे एक मेन फीचर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होगी वो किस में देखने को मिलेगी, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जबकि अपने को ऐसा किस में देखने को नहीं मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ किसके बारे में, यूकैरियोटिक, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन। देखिए, मैंने वहाँ पे बात की थी 9+2 स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे भी सीलिया फ्लैजिला यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 9+2 स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके साथ में मैं यहाँ पे बात करूँ जेनेटिक मटेरियल की, यहाँ पे बात की। देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात कर रहे थे तो अपन वहाँ पे कैसा जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा था, सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड था और वो वहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा था, कहाँ पे, नेक्ड, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर वेल डेवलप्ड यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन धागों के रूप में स्टार्ट में प्रेजेंट रहता है, वो धीरे धीरे कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, क्रोमोजोम। तो ये जो क्रोमोजोम जैसी संरचना है या फिर क्रोमोजोम जो है वो अपने को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिल रहा है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपने को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होती है। अपन ने यहाँ पे कितने भागों में अपन जनरली जो पढ़ेंगे वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ेंगे। प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर होती है, सबसे पहले तो सेल वॉल के कारण, यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट के अंदर पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता है।
जब अपन प्लांट सेल की बात करते हैं, देखिए प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक क्यों होते हैं यहाँ पे, ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्लांट ऑटोट्रोपिक हो गए। प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू दिस अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, ऑटोट्रोपिक इसको प्लांट सेल्स को। तो यहाँ पे एनिमल क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, तो ऐसी कोई भी संरचना अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से किसका टाइप है, प्लास्टिड का ही टाइप है, ठीक है। और क्या संरचना यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है, एक जो होता है अपना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। एनिमल सेल के अंदर ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, ज़्यादातर ये क्या रहती है, एब्सेंट ही रहती है, ठीक है। तो अपन इसको नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ, एक और ऑर्गेनल होता है स्पिरोसोम, जो फैट मेटाबॉलिज्म में काम में आता है, वो अपने को प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। एनिमल सेल में अपने को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। अब आप बोलोगे कि सर आपने प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि जो एनिमल सेल से डिफरेंट है, वो आपने बता दिया। तो अब आप यहाँ पे क्या एनिमल सेल में भी ऐसा कुछ पाया जाता होगा जो किसमें नहीं मिलता होगा, प्लांट सेल के अंदर? जी हाँ, ऐसी एक संरचना होती है जिसको अपन सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है, एनिमल सेल के अंदर। और ये कहाँ पे काम में आएगी, जब अपन क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है कि प्लांट सेल पजेस सेल वॉल्स, यहाँ पे सेल वॉल होगी जो अपने को कहाँ देखने को नहीं मिलेगी, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सेल वॉल पाई जा रही है, प्लास्टिड पाया जा रहा है, और अपना क्या पाया जा रहा है भाई, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एनिमल सेल्स के पास में भी ऐसा कुछ होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल, या फिर इसको सेंट्रोसोम भी बोला जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। जो किसमें एब्सेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर अपना क्या होता है, एब्सेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन किसके बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही अपन ने किसके बारे में चर्चा की थी, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। वहां पर भी अपन क्या बाहर से अंदर की तरफ गए थे, तो यहाँ पर भी अपन कैसे जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गेनल्स को अपन क्या करते जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। देखिए, जब अपन यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें अगर प्लांट सेल वॉल, वो सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो आउटर स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर कोई सेल के अंदर अपनी क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल, तो उसकी आउटर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली, वहां पर आउटर संरचना हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर अपन जैसे ही जाते हैं अपने को क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स वहां पे बिखरे हुए पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनल्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, ठीक है। तो अपना आ सकता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अपन बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में अपने पास में 4 यहाँ पे ऑर्गेनल्स आते हैं। कौन कौन से ये ऑर्गेनल्स अपने पास में, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और कुछ वेसाइकल्स यहाँ पे पाई जाती है, जो किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ये क्या है, पार्ट है। अब यहाँ पे अपने पास में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे सेल के अंदर, तो इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में अपन जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपने को कुछ साइटोस्केलेटन संरचनाएं देखने को मिलती हैं, है ना। माइक्रो ट्यूबुल्स हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, ये सब। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक से, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो अपना कहाँ पे पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा। तो राइबोसोम को अपन यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन बात यहाँ पे किसकी करते हैं, माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज में यहाँ पे 3 चीजें आ जाती हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्पिरोसोम, ये भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपना जो मेजर ऑर्गेनल है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल जिसको बोला जाता है, वो है अपना यहाँ पे क्या, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, केंद्रक भी बोल देते हैं और कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोल देते हैं। अपने इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद में फिर अपने जो मेन चैप्टर की स्टार्टिंग होगी जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स का आधार कहाँ से बनेगा, अपना न्यूक्लियस से बनेगा। तो आप साथ में बने रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स की बात कर ली, तो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आउटर स्ट्रक्चर में अपन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। फिर मैंने क्या बोला, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या, यहाँ पे 4 ऑर्गेनल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। ये वैक्यूल्स को आप क्या कर लीजिएगा, वेसाइकल्स यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं बात किसकी करूंगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा, प्लास्टिड, ये दोनों अपने क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स में आ गए, ठीक है। राइबोसोम अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम पाया जा रहा था, 70s। यूकैरियोट्स में अपने को कैसा देखने को मिलेगा, 80s,
ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आ जाता है अपना जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का, उसमें 70s यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। साइटोस्केलेटन में क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। सीलिया फ्लैजेला तो यहाँ पे क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ में अपने पास में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आ जाता है, और कुछ अपने पास में यहाँ पे माइक्रोबॉडीज आ जाती हैं जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइयोक्सिसोम। एक और आप लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, स्पिरोसोम यहाँ पे अपने को क्या होता है देखने को मिलता है। और एक अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, है ना, मेजर ऑर्गेनल्स में आता है ये भी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला, अपन बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, अगर किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है तो आउटर लेयर यहाँ पे कौन सी होगी, वो होगी अपनी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब भी अपन सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो अपन उसके कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स, यहाँ पे अपने पास में क्या एग्जांपल्स मैंने क्या क्या बताया, प्रोटिस्टा बताया, प्लांटी बताया, एनिमेलिया बताया और क्या बताया, फंजाई बताया। ठीक है, तो प्लांट जो प्लांटी होता है, प्लांट का जो किंगडम होता है उसमें अपने को क्या कौन सी सेल वॉल देखने को मिलती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा के अंदर भी अपने को यही देखने को मिलेगी। एनिमल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, फंजाई के बारे में, तो फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, किसके बाहर की संरचना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल वॉल एब्सेंट रहेगी तो आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही हो जाएगी। ठीक है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अपन ने इसको नॉन लिविंग क्यों बोला भाई, देखिए ये प्लांट, ये जो अपनी सेल होती है उसके मेटाबॉलिज्म में इसका कोई भी यहाँ पे योगदान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, और कैसे स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिजिड क्यों है ये भी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, सम प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती हैं, सेल वॉल पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लो कि ये जो प्रोटिस्टा की यहाँ पे बात कर रहा है जिसके अंदर यहाँ पे क्या पाई जाएगी, सेल वॉल, वो किसकी बनी होगी, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एनिमेलिया, और एक किसकी, प्लांटी। तो यहाँ पे एनिमेलिया में तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में सेल्यूलोजिक ही होगी। ठीक है, मतलब और कुछ ही में ही, कुछ में ही ये क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, फंजाई में किसकी बनी होगी, ये काइटिन की बनी होगी। यहाँ पे ये कैसी होगी, सेल्यूलोजिक। एनिमेलिया में क्या होगी, ये एब्सेंट होगी। और अपने ये प्लांटी के अंदर किसकी होगी, ये सेल्यूलोजी की होगी। ठीक है, यहाँ पे तक अपन ने बात कर ली है। ये एल्गी का आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ में यहाँ पे क्या 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 चीज़ें प्रेजेंट रहती है, गैलेक्टिन यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, मेनन्स यहाँ पे मिलेंगे और कुछ मिनरल्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज यहाँ पे पाया जाएगा, गैलेक्टन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेनन्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे अपने को मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। और ये मिनरल्स कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, स्टार लगा लेना भाई। ठीक है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, अब सेल वॉल के अपन कंपोजिशन की बात करें, ये प्लांट सेल की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, सेल्यूलोज अपने को देखने को मिलेगा, हेमीसेल्यूलोज अपने को देखने को मिलेगा, पेक्टिन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, लिग्निन अपने को देखने को मिलेगा, सुबेरिन अपने को देखने को मिलेगा, और क्या, क्यूटिन अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन मेजर जो कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का वो क्या होता है भाई, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज क्या बला है भाई, सेल्यूलोज के बारे में बात करने से पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पे सेल वॉल के बारे में बात करूंगा। देखिए जब अपन सेल वॉल को अपन जब सेक्शन को देखते हैं तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अपने को लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बारे में जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखो अपने को कैसा देखने को मिलेगा, जब अपन सेल वॉल को देखते हैं तो ये एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको अपन क्या बोल देते हैं, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के बाद में यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, प्राइमरी वॉल पाई जाती हैं। ठीक है,
प्राइमरी वॉल के बाद में यहाँ पे अपने को सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है। सेकेंडरी वॉल के कितने लेयर होती हैं? यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, जिसको अपन S1, S2 और S3 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ये S1 हो गया अपना, ये S2 हो गया, और ये अपना क्या हो गया? S3। ये मिडिल लेमिला जो है वो क्या काम करता है? ये जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, एक दूसरी सेल से ये क्या करता है? उनको जोड़ने का काम करता है, एज ए सीमेंट काम करता है। ठीक है, तो इसको अपन सीमेंट लेयर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये एक कोशिका है या एक सेल है, या फिर ये दूसरी सेल है। तो यहाँ पे ये S1 लेयर, यहाँ पे ये S2 लेयर, और यहाँ पे ये कौन सी लेयर अपने को देखने को मिल रही है? S3 लेयर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में अपने को एक और लेयर देखने को मिलता है, जिसको अपन ने यहाँ पे क्या बोला है? टर्सरी वॉल बोला है। ठीक है, ये देखो, ये टर्सरी वॉल भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर ये टर्सरी, ये जो लेयर होगी, लेयर के यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बाद वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कोशिकाएं हैं प्लांट सेल की। ठीक है, दोनों कोशिकाओं के यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रही है? मिडिल लेमिला, यानी कि बीच में एक कौन सी लेयर का काम कर रही है? सीमेंट लेयर का काम कर रही है। मिडिल लेमिला के बाहर की और दोनों तरफ क्या देखने को मिलेगी अपने को? प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है तो फिर सेकेंडरी वॉल देखने को मिलेगी। अगर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? दोनों कोशिकाओं की यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन के पास में कौन सी लेयर अपने को देखने को मिलेगी? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में बात करूँ तो कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? सेकेंडरी वॉल। अगर टर्सरी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो किसके पास में होगी? सेल मेम्ब्रेन के पास में होगी भाई। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला? मैंने इसको बोला मिडिल लेमिला। ठीक है, ये किसका काम कर रही है? यहाँ पे सीमेंट लेयर का काम कर रही है। किसकी बनी होती है भाई? ये बनी होती है यहाँ पे किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की, जिसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है अपना? कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, आप लोग जब मार्केट में फ्रूट लेके आते हो तो कोई भी जो कच्चा फ्रूट होता है, ठीक है, उसमें अगर पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है तो अपने को कैसी संरचना देखने को मिलेगी? हार्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर अपन वहाँ पे एंजाइम यूज कर ले, कौन सा? पेक्टिनेज, तो ये पेक्टिन यानी कि जो अपनी मिडिल लेयर है, मिडिल लेमिला जो है, इसको क्या कर देगा? वो डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना जो फ्रूट होगा वो क्या हो जाएगा भाई? सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पेक्टिन कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है? जब अपन क्या पढ़ते हैं? जैम और जेली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना जेली मेकिंग में भी ये यहाँ पे क्या काम में आता है? पेक्टिन काम में आता है। ठीक है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, जिसमें भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन पाया जाता है अपने को? मेजर कैल्शियम देखने को मिलता है। ठीक है, प्राइमरी वॉल की बात करेंगे। ठीक है, प्राइमरी जो वॉल होती है वो कैसी स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है? वो बिल्कुल पतली स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? वही सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज यहाँ पे देखने को अपने को मिलता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन वगैरह अपने को यहाँ पे क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। ये किस में पाई जाती हैं? ये यंग सेल्स में पाई जाती हैं। यंग सेल्स कौन सी होती हैं भाई? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या बोला है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? जब अपन प्लांट का जो यंग पार्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे एपिकल बड वगैरह। ठीक है, तो जो प्लांट तेजी से जो ग्रोथ कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण ही कर रहा है। अगर उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मिल जाएगी, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, क्या प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जो प्राइमरी वॉल होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखने को मिलता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। इसके बारे में बताता हूँ। फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर की आपको देखने को मिल रही है, इसको मैंने क्या बोला? यहाँ पे प्राइमरी वॉल बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल के यहाँ पे 3 लेयर है, 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? S1, S2, S3। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? इसको अपन क्या बोल देंगे? ये अपनी कौन सी वॉल है? सेकेंडरी वॉल। कुछ जिम्नोस्पर्म के जो ट्रैकिड्स होते हैं, जो यहाँ पे क्या पाई जाती है? उसमें टर्सरी वॉल अपने को देखने को मिलती है। कौन सी वॉल देखने को मिलती है? टर्सरी वॉल अपने को देखने को मिलती है। फिर अंदर की तरफ ये जो संरचना आ रही है वो अपनी क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। तो इधर भी क्या होगा? ये सिमिलर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने जो मिडिल लेमिला है उसको क्या बोला है? सीमेंट लेयर बोला है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल में अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है?
सेल वॉल में अपने को प्राइमरी वॉल देखने को मिल रही है, सेकेंडरी वॉल देखने को मिल रही है, टर्सरी वॉल देखने को मिल रही है, और क्या देखने को मिल रही है, मिडिल लेमिला। जब मैंने क्या बोला, जब अपन प्राइमरी वॉल के बारे में बात करते हैं तो ये एक थिन स्ट्रक्चर है, ठीक है, यंग सेल्स में यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन की बनी होती है। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डिपोजिशन के कारण यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, प्राइमरी वॉल थिन स्ट्रक्चर है, इलास्टिक लेयर है, ठीक है, और ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ करने में कैपेबल होती है। कहाँ पाई जा रही है, यंग सेल्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे सेल यहाँ पे मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे ये यहाँ पे डिमिनिश होती जाएगी, मतलब यानी कि इसका जो लेयर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। किस किस की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और यहाँ पे पेक्टिन अपने को देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, देखिए ये एक कोशिका है, ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म मान लो आप, ये साइटोप्लाज्म के मतलब यहाँ अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेल मेम्ब्रेन के पास में जैसे कि मान लो कि ये अपनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं, तो यहाँ पे कौन सी वॉल देखने को मिलेगी, प्राइमरी वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाद में कौन सी यहाँ पे लेयर देखने को मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, मिडिल लेमिला, जिसको अपन ने क्या बोल दिया भाई, सीमेंट लेयर, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी जो मेरिस्टेमेटिक अगर सेल यहाँ पे होगी तो यहाँ पे अपने को प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगी। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। फिर दूसरी सेल का क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन किसके बारे में, सेकेंडरी वॉल के बारे में। कैसी स्ट्रक्चर होती है, रिजिड होती है, थिक होती है, ठीक है। कंपोज्ड किस किस से मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से ये बनी होती है। मैंने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है यहाँ पे, प्राइमरी वॉल, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है भाई, ठीक है, ये क्या होती है, यंग सेल होती हैं। इनमें क्या देखने को मिलता है, रैपिड डिवीजन, ठीक है। तो इसके कारण इसमें क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। बाकी की अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी तो ये रैपिड डिवीजन नहीं कर पाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फीचर होती है, प्राइमरी वॉल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फीचर होती है। बात करूँ यहाँ पे किसके, टर्सरी वॉल के बारे में। मैंने क्या बोला कि ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकेट्स में पाई जाती है, ठीक है, जो किसका काम करते हैं, यहाँ पे वाटर के कंडक्शन का काम करते हैं, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट किस में होती है, ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। किस किस से मिलके बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज और जाइलिन से मिलके बनी होती है। बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, मिडिल लेमिला की। मिडिल लेमिला को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। मैंने भी यही बोला कि जो दो कोशिकाएं हैं प्लांट सेल्स, उनको बीच में यहाँ पे सीमेंटिंग का काम कौन कर रही है, मिडिल लेमिला कर रही है। अब ये मिडिल लेमिला बनी किसकी होती है, मिडिल लेमिला में क्या क्या चीज़ें होती है, मैंने बताया यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट देखने को मिलता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है अपना, कैल्शियम, ठीक है। और इसी को अपन ने क्या बोला, सीमेंट लेयर बोला, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिडिल लेमिला के बारे में। जब हम मिडिल लेमिला के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि जो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं प्लांट सेल के, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, सबसे पहले सेल वॉल बनेगा। और सेल वॉल में भी यहाँ पे सबसे पहले कौन सा पोर्शन बनेगा, यहाँ पे मिडिल लेमिला बनेगा, यानी कि सीमेंटिंग का काम हो जाएगा उन दो कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। ये काम कौन कौन से ऑर्गेनल्स करते हैं, तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे मेन है, जिसको प्लांट सेल में क्या बोल दिया जाता है, डिक्टियोसोम। ये यहाँ पे और कौन से ऑर्गेनल्स, जैसे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ साइटोस्केलेटन्स में यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स अपने को देखने को मिलती है। और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट बोल दिया जाता है। इसके बारे में जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अपन और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले जो बनता है, सबसे पहले जो लेयर बनती है सेल वॉल, सेल वॉल में भी कौन सी बनती है भाई, यहाँ पे मिडिल लेमिला बनती है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर से ये प्लांट सेल वॉल के बारे में ही बात कर रहा है कि प्लांट सेल वॉल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा।
अब यहाँ पे मैं बात करूं कि ये जो सेल्यूलोज होता है वो किससे मिलके बना होता है। देखिए जब अपन बात कर रहे थे किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी कौन सी सेल वॉल वहाँ पे देखने को मिल रही थी, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, हेट्रोपोलीमर है, क्योंकि वहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलके सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से वो सब्सटेंस थे, एक तो अपना था कौन सा NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और दूसरा अपना कौन सा था NAM, जिसको अपन ने क्या बोला था, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो वैसे ही यहाँ पे जो प्लांट सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज भी तो क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। एक ही प्रकार का यहाँ पे सब्सटेंस देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से अपन सेल्यूलोज को क्या बोल देते हैं, होमोपोलीमर बोल देते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या है भाई, होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर क्यों है, होमोपोलीमर है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज भी कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। लगभग कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करेंगे, लगभग 2000 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्यूलोज यहाँ पे बन गया है, ये सेल्यूलोज के लगभग 3000 मॉलिक्यूल्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे, माइक्रोफाइब्रिल का। और यही यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी सेल वॉल की, ठीक है। यही माइक्रोफाइब्रिल्स फर्दर मिलके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ पे मैक्रोफाइब्रिल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बता दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, कोई भी जो कोशिका होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। अब सेल्यूलोज भी क्या बना रही है यहाँ पे, माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल से भी यहाँ पे क्या बन रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है। जैसे ये मैक्रोफाइब्रिल्स हो गए सेल्यूलोज के, इनके बीच में जो लिंकिंग पाई जाएगी, यहाँ पे बीच बीच में क्या देखने को मिलेगा अपने को, हेमीसेल्यूलोज देखने को मिलेगा, और इसी के बीच में अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेक्टिन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, और बाकी अदर कंपोनेंट्स भी अपने को क्या ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, सेल वॉल के फंक्शन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सेल वॉल के बेसिकली क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, तो वहां पे क्या क्या फंक्शंस अपने को देखने को मिल रहे थे, कि एक तो ये किसका काम कर रहा है, आउटर कवरिंग का काम कर रहा है। आउटर कवरिंग का काम करेगा तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है तो ये क्या, किसी भी सेल को जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उसको क्या शेप देने का काम करेगा, ठीक है, यानी कि उसकी शेप को बनाए रखेगा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से बचाता है। और ये किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, किससे, इन्फेक्शंस वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन इसके फंक्शंस के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में मैंने क्या बताया, ये शेप देने का काम करता है किसी भी सेल को, ठीक है। इसके अलावा ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन किस से बचा रहा है भाई, मैकेनिकल डैमेज से यहाँ पे बचा रही है सेल वॉल, और किसी इन्फेक्शन से भी यहाँ पे बचाने में मदद कर देती है। ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। वैसे मेटाबॉलिकली सेल टू सेल इंटरेक्शन की बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन करती है, लेकिन अपन ऐसे जनरल की बात करें कि जैसे मैंने क्या बोला, एक मिडिल लेमिला है, वो दो सेलों के बीच में यहाँ पे उसको जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिकली वहाँ पे उसका कोई भी रोल नहीं है, वो काम कौन करता है यहाँ पे, है ना, सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको ये अंदर या फिर बाहर नहीं जाने देती है, कौन, सेल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, सेल वॉल अपनी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। सेल वॉल के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे भाई, मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन क्या होती है भाई, अब देखिए जब अपन किसी भी कोशिका को पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर सेल वॉल किसी में प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिज्म में अपने को देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसेंशियल फीचर हो जाएगा किसी भी सेल का। जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेल, कि सेल के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अपने पास में यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जितनी भी सेल्स होती हैं सबके पास में क्या रहेगी भाई, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहेगी।
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे शो करती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो अपने को देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है या फिर उस सेल के बाहर जा रही है, वो काम यहाँ पे फंक्शन कौन करेगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन शो करेगी। सिग्नलिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, वो काम यहाँ पे सिग्नलिंग कुछ जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग के लिए मॉलिक्यूल्स वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ सिग्नल्स के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो सिग्नलिंग का काम भी यहाँ पे कर देगी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन का जब मेटाबॉलिकली तौर पे अपन देखें तो वो काम कौन करके देता है, यहाँ पे वो काम अपने को करके कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, इसेंशियल फीचर है किसी भी सेल का। ठीक है, यानी कि हर कोशिका के पास में उसकी या फिर हर सेल के पास में उसकी क्या प्रेजेंट होगी, उसके पास में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा अपने को जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक, एक कोशिका झिल्ली के बाहर वाली को तो अपन ने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, लेकिन अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो कोशिका के चारों तरफ उसकी बाउंड्री में पाई जाने वाली सेल वॉल, और जब अपन किसी ऑर्गेनल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में सेल मेम्ब्रेन सॉरी है ना, अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर पाई जाने वाली क्या सेल मेम्ब्रेन या फिर उसके जो ऑर्गेनल्स अपन देखते हैं वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, वो उसकी जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है कि ये इसेंशियल फीचर है ऑफ एवरी सेल इज द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। और ये क्या फंक्शन यहाँ पे कर रही है, सबसे पहले डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ सेल, यानी कि जहाँ जहाँ तक अपनी सेल मेम्ब्रेन है किसी सेल की, वहीं तक उसकी बाउंड्री क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, इंटरनल कंपार्टमेंट्स की। इंटरनल कंपार्टमेंट्स में मैंने किसके बारे में बात की, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की, जिनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन से ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और भी हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास भी प्रेजेंट होती है, तो इनकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करेगी, एक तो ये क्या काम करेगी, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, ठीक है, इसके पास में कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये क्या फंक्शन करेगी, यहाँ पे सिग्नलिंग का भी काम कर देगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन का भी काम करती है, जिसमें अपने क्या आ जाते हैं, इंटरसेल्यूलर यहाँ पे क्या आ जाते हैं, जंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये डिफाइन करती है किसी भी सेल की बाउंड्रीज को या फिर ऑर्गेनल्स की, और ये किसके तौर पे काम करेगी, परमिएबिलिटी बैरियर्स के तौर पे काम करेगी। देखिए जब अपन सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसी होती है, ये सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि वाटर क्या होता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्टिवली में क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ में कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स का भी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। जब आप ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में आप क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसकी परमिएबिलिटी के बारे में। लेकिन इतना याद रखना कि अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे क्या काम करती है, ये सर्व एज साइट फॉर स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शंस। देखिए जब अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर आप रेस्पिरेशन की बात कर लीजिए, वो कहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलती है, ये नहीं वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलती है। तो जो अपने को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि ये यहाँ पे साइट को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, सर्व एज साइट फॉर स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शंस, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यहाँ पे ये साइट का भी काम कर रही है, कौन सी, मेम्ब्रेन। ठीक है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे फिर वो सेल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETS वगैरह आप पढ़ोगे कहाँ पे, जब अपन पढ़ेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट, और जब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन फोटोसिंथेसिस वगैरह, तब आपके ये चीज़ें काम में आएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पजेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है
और वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोला जाता है ना, उनकी हेल्प से भी होती है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, पैसिलेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये प्रोटीन की सहायता से हो रही है। लेकिन ये हो कहाँ पे रही है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन पे अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल का ये काम यहाँ पे करेगी। इन एडिशन मेम्ब्रेन कंटेन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बोला, ये किसका काम करती है, सिग्नलिंग का भी काम करती है। फाइनली दे प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सेल टू सेल कॉन्टेक्ट, सेल टू सेल कॉन्टेक्ट बोल दो या फिर एडिशन बोल दो या फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन बोल दो। तो ये अपने को किस में देखने को मिल रहा है, ये ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने को देखने को मिलता है। और ये इस पे यहाँ पे कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं, जैसे गेप जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया। प्लांट सेल के बारे में बात करें तो अपने को प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलते हैं। तो ये जो फंक्शन शो कर रही है वो कौन कर रही है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के कारण ही अपने को सेल टू सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, लिपिड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट अपने को देखने को मिल रहा है और प्रोटीन अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिपिड लगभग एवरेज है, नहीं कि अपन सारे सेल मेम्ब्रेन्स को मिला के देखें तो अपने पास में एवरेज क्या आता है, लिपिड लगभग पाया जाता है 40% के आसपास, और प्रोटीन की बात करें तो लगभग 58 to 59%, और कार्बोहाइड्रेट कितना देखने को मिलता है, 1 to 2%। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, जब अपन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं या मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स की बात करेंगे। ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये अपन क्यों पढ़ते हैं भाई, ये अपन इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने को यहाँ पे दो चीजें पता चल सके। एक तो यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का पता चले कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जा रहे हैं, केमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास में क्या आती है, अपने को ये पता चले कि केमिकल कौन कौन से पाए जा रहे हैं और वो किस स्ट्रक्चर में वहां पे मौजूद है, तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं। जब अपन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 मॉडल दिख रहे होंगे और एक अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो अब ये मॉडल्स अपने को क्या क्या चीजें बताते हैं, देखिए सबसे पहले अपने को क्या जानना था, केमिकल नेचर जाननी थी, किसकी भाई, सेल मेम्ब्रेन की, किसमें क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं ओवरटन यहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो पाया जा रहा है, ये जो अपनी लेयर है ना, ये किस नेचर की है, लिपिड नेचर की है। किस बेस पे बताया भाई, उन्होंने यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल को इससे आर पार करवाया, तो यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर को करवाया, तो नॉन पोलर आसानी से एक साइड से दूसरे साइड चले गए, लेकिन अपने को पोलर सब्सटेंस में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी केमिकली नेचर कैसी होती है, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में कौन से साइंटिस्ट अपने पास में आते हैं, लैंगमूर यहाँ पे आते हैं। लैंगमूर क्या बताते हैं भाई, वो बोलते हैं कि यहाँ पे लिपिड तो है लेकिन ये लिपिड कैसे प्रेजेंट है, मोनोलेयर के रूप में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में कौन आते हैं यहाँ पे अपने पास में आते हैं गोटर एंड ग्रेंडल यहाँ पे क्या बताते हैं, ये अपने को ये बताते हैं कि यहाँ पे ये लिपिड मोनोलेयर के रूप में नहीं है बल्कि ये यहाँ पे लिपिड बायलेयर के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे अपने जो काम के जो मॉडल है ना, आप ओवरटन का ध्यान रख लेना क्योंकि इन्होंने केमिकल नेचर के बारे में बताया। और अपन जो पढ़ते हैं एक डाउसन एंड डेनियली का मॉडल पढ़ते हैं और रॉबर्टसन का मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी इनको याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे सेल मेम्ब्रेन्स के यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 मॉडल मैंने बता दिए। यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगा, डेवसन एंड डेनियली की बात करूँगा। डेवसन एंड डेनियली ने यहाँ पे कौन सा मॉडल दिया था, यहाँ पे दिया था देखो लिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन सीड्स। अब ये यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, जैसे सैंडविच होता है ना वैसे। तो डेवसन और जो डेनियली का जो मॉडल होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सैंडविच मॉडल भी बोल देते हैं। कौन सा मॉडल बोल देते हैं, सैंडविच मॉडल भी बोल देते हैं। और इसी के साथ में इसको और कौन सा मॉडल यहाँ पे बोल दिया जाता है, यहाँ पे इसको ट्राइलेमिनर मॉडल भी यहाँ पे बोल दिया जाता है। अब ये जो ट्राइलेमिनर मॉडल है भाई वो क्यों बोला जाता है, देखो इसको अपन डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर डेवसन एंड डेनियली का मेम्ब्रेन मॉडल है। कब दिया था इन्होंने, ये 1935 में दिया था। ठीक है, इसको इन्होंने क्या क्या, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, सैंडविच मॉडल, और कौन से मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, इसको ट्राइलेमिनर।
अब इसको ट्राइलेमिनर मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर अपने को दो लेयर तो किसकी देखने को मिलती है? प्रोटीन की, ठीक है, और एक जो लेयर देखने को मिलती है वो अपने को किसकी देखने को मिलती है? लिपिड की, और लिपिड भी कैसी? बाई लेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? PLLP मॉडल भी यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। ये अपने को कैसा दिखाई देता है? ये तो यहाँ पे क्या हो गई? प्रोटीन हो गई, ठीक है। ये फिर से प्रोटीन हो गई साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये सेल के बाहर की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पाया जाएगा? अपना मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन का फोस्फोलिपिड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लिपिड बाइलेयर अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल। क्यों बोला? क्योंकि ये PLLP यानी कि दो यहाँ पे अपनी क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, और एक अपनी लिपिड बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी के साथ में इन्होंने क्या बताया? इसकी थिकनेस के बारे में बताया कि जो ये बाहर वाली जो प्रोटीन है जो अपनी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है यहाँ पे, तो इसको इन्होंने कितनी थिकनेस कितनी बताई? 20 एंगस्ट्रॉम बताई। और यहाँ पर लिपिड बाइलेयर की कितनी बताई? यहाँ पे 35 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे बताई, और इसकी कितनी बताई यहाँ पे? फिर से प्रोटीन की 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये लगभग कितनी स्ट्रक्चर कितनी थिकनेस यहाँ पे आ गई? लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने एवरेज कितनी बताई कि ये जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो कितने से कितने होती है? 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डेनिसन और ये डाउसन और जो डेनियली का मॉडल है, ठीक है, इसके बारे में ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अपने पास में एक और मॉडल आता है। कौन सा मॉडल है अपने पास में? यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? यहाँ पे रॉबर्टसन ने दिया। कब दिया? ये 1959 में दिया इन्होंने। अब यूनिट मेम्ब्रेन देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? यूनिट मेम्ब्रेन। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा जो उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो लगभग क्या होती है? स्ट्रक्चरली क्या होती है? सिमिलर होती है, यानी कि एक जैसी संरचना पाई जाती है। उसी को उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया? यूनिट मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। कि किसका मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? यहाँ पे रॉबर्टसन ने दिया, ठीक है। तो ये मॉडल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सबसे पहला अपना ओवरटन ने क्या बताया? यहाँ पे लिपिड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी किससे बनी हुई है, केमिकली नेचर क्या होती है इसकी? लिपिड की बनी होती है। लैंगमुइर ने यहाँ पे क्या बताया कि ये किसकी बनी हुई है? लिपिड मोनोलेयर की बनी हुई है। गॉर्डन एंड ग्लेंडल ने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे लिपिड मोनोलेयर नहीं बल्कि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर पाई जाती है। फिर डेवसन एंड डेनियली अपने पास में यहाँ पे आते हैं। ये क्या कौन सा मॉडल जाते हैं? सैंडविच मॉडल जिसको अपन बोल देते हैं, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइलेमिनर मॉडल यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। थिकनेस के बारे में भी बताते हैं। फिर यहाँ पे रॉबर्टसन बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में। अब यहाँ पर इनकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कमी थी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मॉडल तो प्रपोज कर दी है लेकिन इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी थी, ठीक है। कमियाँ क्या क्या हो सकती हैं? देखिए इनकी कमियाँ क्या क्या थी कि यहाँ पे इन्होंने केमिकल नेचर के बारे में तो बता दिया, लेकिन इससे ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकी कि एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट का काम कैसे कर सकती है, सिग्नलिंग का काम कैसे कर सकती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम कैसे कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल आता है वो अपना कौन सा आता है? यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब दिया गया? 1972 में। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। अब इन्होंने डिफरेंट चीजें क्या बताई? देखो मॉडल का नाम ही क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि यहाँ पर इसके की फीचर्स कितने हैं? 2 की फीचर्स हैं। कौन कौन से की फीचर्स हैं भाई? एक तो अपना यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? यहाँ पे इसके पास में लिपिड पार्ट पाया जा रहा है, और एक अपना कौन सा पार्ट पाया जा रहा है? प्रोटीन पार्ट पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिपिड पार्ट है ना वो किसका काम करेगा? फ्लूइड का काम करेगा। और मोज़ेक पैटर्न में वहां पे क्या चीजें अपने को देखने को मिलेगी? प्रोटीन्स। किसके अंदर एम्बेडेड होगी या किसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी? वो अपने को देखने मिलेगी या तो लिपिड की सरफेस पे या लिपिड के अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे किसने दिया है ना? ठीक है, एस जोनाथन सिंगर और गर्थ निकोलसन ने कब दिया? 1972 में दिया। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इसके क्या है?
टू की फीचर्स है। टू की फीचर्स में मैंने क्या बोला, एक तो मोजेक पार्ट बोला जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, जो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं यहाँ पे फ्लूइड पार्ट में, और ये फ्लूइड पार्ट किसका बना होता है भाई, अपना लिपिड का बना होता है। ठीक है, तो द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ए क्रिटिकल फीचर, यानी कि जो वहां पे ड्रॉबैक्स थे उन मॉडल्स के, वो यहाँ पे दूर किसने किया, यहाँ पे फ्लूइड मोजेक मॉडल ने। और ये फ्लूइड नेचर जो है वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, यहाँ पर फ्लूइड मोजेक मॉडल यानी सिंगर और निकोलसन के मॉडल का। ठीक है, अब फ्लूइड मोजेक मॉडल में इन्होंने क्या बोला, देखिए टू की फीचर्स बताए, प्रोटीन एम्बेडेड होती है। अब ये कैसे एम्बेडेड होती है, तो ये अपने को कैसी दिखती है, यहाँ पर प्रोटीन आइसबर्ग्स दिखते हैं इन द ओशन ऑफ लिपिड, यानी कि जब अपन देखते हैं किसी भी आइसलैंड्स को, वो जब ओशन यानी कि समुद्र के अंदर जैसे डूबे रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन्स किसमें अपने को देखने को मिलती है, लिपिड के अंदर। ठीक है, जैसे चाशनी के अंदर क्या डूबा हुआ रहता है, गुलाब जामुन। ठीक है, तो इसको गुलाब जामुन और शुगर लिक्विड मॉडल भी यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो ये अपनी क्या है, लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, और ये अपनी क्या है भाई, ये प्रोटीन एम्बेडेड है, यहाँ पे प्रोटीन है, ये यहाँ पे प्रोटीन है। ठीक है, अब अपन इसकी देखो जनरल स्ट्रक्चर की बात करें भाई, फ्लूइड मोजेक मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई थी। फ्लूइड मोजेक मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि एक तो यहाँ पे लिपिड पार्ट होता है, लिपिड पार्ट किसका बना होता है, यहाँ पे फोस्फोलिपिड का ही बना होगा भाई, है ना। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है यहाँ पे, फोस्फोलिपिड। ये ऐसे फोस्फोलिपिड अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या एम्बेडेंट होगी, कुछ प्रोटीन्स अपने को यहाँ पे एम्बेडेंट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर फोस्फोलिपिड अपने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रोटीन भी देखो यहाँ पे कैसे अपने को देखने को मिलती है, तीन टाइप की देखने को मिलती है। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ये यहाँ पे कौन सी देखने को मिलेगी अपने को, पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे कैसी होगी, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होगी। ठीक है, और जब अपन एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो अपने को और क्या देखने को मिलेगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई आप लोगों को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। ये तो अपना है लिपिड बाई लेयर, जो मेजर यहाँ पे किससे बनी हुई है, फोस्फोलिपिड्स हैं। प्रोटीन्स यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है, ये अपनी कौन सी है, पेरिफेरल प्रोटीन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, कुछ अपने को इंटीग्रल प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कैसी प्रोटीन्स है ये, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे अपने को कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे प्रोटीन से अटैच होंगे कुछ तो, और कुछ यहाँ पे किससे अटैच होंगे, लिपिड से। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोटीन से अटैच है उसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से अटैच है उसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ये अपने को क्या देखने को मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये अपना कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, 1972, और किस किस ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपन की कौन सी संरचना को, इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे मैं अपना फोस्फोलिपिड, अपन फोस्फोलिपिड को पढ़ेंगे, इसके प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें स्टीरोल कंपाउंड्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो किसकी वजह से यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, वो अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे लिपिड की वजह से। ठीक है, और जो अपने को यहाँ पे मोजेक पैटर्न देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, वो अपने को देखने को मिलता है प्रोटीन की वजह से। अब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करूंगा, इसके लिक्विड पार्ट के बारे में, जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है अपना, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई वो कैसे बताई, इसके पास में एक तो क्या होता है, हेड होता है, और दो क्या होती हैं यहाँ पे, टेल होती हैं। ठीक है, जो अपना ये यहाँ पे क्या है, हेड है,
अब देखो भाई, इसके बारे में क्या बोला जाता है, ये जो अपना फोस्फोलिपिड है ना, वो किस किस नेचर का मॉलिक्यूल है, ये एम्पीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल है। अब इसको एम्पीपैथिक नेचर का अपन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये वाटर लविंग भी होता है और वाटर फियरिंग भी होता है। अब ये क्यों होता है, ये इसके यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर इसकी जो पाई जा रही है उसकी वजह से ऐसा अपने को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एम्पीपैथिक जैसी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये कैसा मॉलिक्यूल है अपने पास में, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल में भी अपने को ये कैसा देखने को, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये अपने पास में कैसा है, वाटर फियरिंग भी है और ये अपना कैसा है, वाटर लविंग भी है। अब ठीक है भाई, अब वाटर लविंग वाला जो इसका जो पार्ट होता है ना, वो इसका क्या होता है, पोलर हेड। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, जो वाटर लविंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है अपना, हाइड्रोफिलिक हेड। और अपना जो वाटर फियरिंग होता है वो कौन सी होती है इसकी, दो फैटी एसिड टेल्स अपने को देखने को मिलती हैं। ये जो दोनों टेल हैं वो यहाँ पे कैसी है, वो हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। ठीक है, तो और इसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि फोस्फोलिपिड बोला है। इसी फोस्फोलिपिड को अपन और क्या बोल देते हैं, फोस्फोलिपिड नाम याद रहे या नहीं रहे, पर इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसेरो फोस्फोलिपिड। ग्लिसेरो फोस्फोलिपिड यानी कि ये किस किस से मिलके बना होगा, ग्लिसरॉल प्लस में और क्या होंगे इसके पास में, फोस्फेट। एक इसके पास में क्या देखने को मिलता है अपने को, आर ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ में अपने को दो फैटी एसिड्स अपने को देखने को मिलते हैं, किसमें, फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में। अब ग्लिसरॉल जो होता है वो कैसा होता है भाई, CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से यहाँ पे क्या अटैच रहेगा, फैटी एसिड ग्रुप। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद कार्बोक्सिल ग्रुप, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है अपना, ये अपनी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फैटी एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे कौन सा ग्रुप अपने को देखने को मिलेगा, फोस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक आर ग्रुप, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, हेड ग्रुप भी बोल देते हैं। तो ये संरचना अपने को कैसी दिखेगी, ये देखो यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा, हेड ग्रुप हो जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोस्फेट ग्रुप आ जाएगा। और इसी के साथ में जो मेजर जो स्ट्रक्चर होगी वो यहाँ पे क्या होगी, ये होगा अपने पास में क्या, ग्लिसरॉल। और इसी के साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी अपनी, दो फैटी एसिड टेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर समझ में आएगी। फोस्फोलिपिड को अपन ने उसको क्या बोला, ग्लिसेरो फोस्फोलिपिड बोला, क्योंकि किससे बनी होती है, ग्लिसेरोल से बनी होती है। फोस्फेट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक हेड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, इसी हेड ग्रुप के नाम पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से यहाँ पे दिए जाते हैं। देखो आप फोस्फोलिपिड की यहाँ पे संरचना को देख रहे हो, फोस्फोलिपिड में भी अपन कौन सी संरचना देखेंगे, फोस्फोग्लिसेरोलिपिड्स, है ना। ठीक है, फोस्फोग्लिसेरोलिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को फोस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहा है, ग्लिसरॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपना ग्लिसरॉल जो फोस्फेट वाला पार्ट है ना, ये अपना क्या है यहाँ पे, पोलर हेड। और इस पोलर हेड की यहाँ पे नेचर कैसी है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। हाइड्रोफिलिक यानी कि ये वाटर लविंग नेचर यहाँ पे रखता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये दो फैटी एसिड यहाँ पे ग्रुप है वो यहाँ पे कैसी हैं, नॉन पोलर टेल्स हैं। और ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं उनकी नेचर क्या है, यहाँ पे वाटर फियरिंग की है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक टेल्स यहाँ पे है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पढ़ते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई कि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, फोस्फोलिपिड पाया जा रहा है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जा रही है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आपको वाटर से प्रोटेक्ट करना होगा तो आप जो लिपिड की बाइलेयर होगी उसको आप कौन सी साइड में रखोगे, अंदर की साइड में रखोगे दोनों लेयर को। ठीक है, यानी जो अपनी कौन सी हाइड्रोफोबिक जो टेल्स है वो अंदर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ अपना पोलर हेड रहेगा जिसको अपन ने कौन सा रीजन बोल दिया है, हाइड्रोफिलिक रीजन बोल दिया है। और उसी के साथ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अटैच रहेगी, यहाँ पे प्रोटीन्स अटैच रहेंगी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और अपने को देखने को मिलती है कि ये जो अपने जो लिपिड बाइलेयर है, ये यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड से अटैच रहती है। तो ये यहाँ पे अपने को कौन कौन से इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं या फिर बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में कौन कौन से इंटरेक्शन पाए जाते हैं। एक तो इंटरेक्शन पाया जाता है यहाँ पे कौन सा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो अपना क्या है मेजर इंटरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, वंडरवाल फोर्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ में अपने को क्या देखने को मिलता है, आयनिक इंटरेक्शन भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। इसमें मेजर कौन सा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और कौन सा इंटरेक्शन इसके पास में नहीं पाया जाता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दी है। फोस्फोलिपिड के साथ में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ग्लाइकोलिपिड भी देखने को मिलती है और स्टीरोल्स भी देखने को मिलते हैं। अपने को यहाँ पे एनिमल सेल में कौन सा स्टीरोल देखने को मिलता है, मेजर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे रिजिड होता है जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्या देता है, स्टेबिलिटी देने का काम करता है। अब यहाँ पे फोस्फोलिपिड के बारे में मैंने क्या क्या बताया वो जल्दी से अपन देख लेते हैं कि ये मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं भाई। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, फोस्फोलिपिड होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल फ्रेम। ठीक है, जो मेन फ्रेम यहाँ पे जो क्रिएट करता है वो कौन करता है, फोस्फोलिपिड ही करता है। फिर देखो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर के बारे में बताया कि हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी ऐसे। ठीक है, और पोलर हेड एक दूसरे यहाँ पे पोलर हेड बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, वो संरचना वो स्ट्रक्चर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स अरेंज इन 2 लेयर्स। लिपिड बाइलेयर के बारे में मैंने बोला। और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ईच लिपिड हैज़ अ पोलर हेड। पोलर हेड मैंने बताया। ठीक है, जो यहाँ पे आर ग्रुप यानी कि हेड ग्रुप, और यहाँ पे पोस्टपेड के कारण जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पोलर हेड जिसको अपन बोल रहे हैं। दैट पेसेस द वाटरी आउटसाइड, वो आउटसाइड की तरफ में होंगे एंड इनसाइड ऑफ द सेल, है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ और आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड की तरफ अपने को दोनों तरफ क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है। ये इंटीग्रल साइड में यानी कि इंटरनल साइड में अपने को देखने को मिलेगी। फोस्फोलिपिड लेयर्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी। मैंने क्या बोला, फोस्फोलिपिड की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है यहाँ पे, जो लिपिड यहाँ पे क्या फ्लूइड नेचर जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वो किसके कारण होती है, यहाँ पे लिपिड के कारण ही होती है। ठीक है, और लिपिड में भी कौन से लिपिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लेना कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से कैसी नेचर होती है, लिक्विड इन नेचर होती है क्या, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने क्या बोला, एनिमल सेल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन करवाएगा, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, क्या क्या चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है एक कोशिका के अंदर, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड के साथ में अपने को ग्लाइकोलिपिड भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में अपने को क्या देखने को मिलता है, स्टीरोल्स। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अपने को कोलेस्ट्रॉल नहीं देखने को मिलता, तो वहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, होपेनोइड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सेमी फ्लूइड बाइलेयर या सेमी फ्लूइड लिपिड लेयर। ठीक है, ये जो लिपिड बाइलेयर है इसकी वजह से अपने को कैसी सेमी फ्लूइड या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, अब ये क्या होती है,
ये जो अपने पास में लिपिड बाइलेयर की अपनी क्या है, फ्लूइड नेचर है, इसके कारण क्या होता है, जो प्रोटीन्स एम्बेडेंट होती है ना, उनकी लेटरल मूवमेंट आसानी से हो जाती है उस मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब भाई ये जो लेटरल मूवमेंट वगैरह ये कहाँ काम में आएगी, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इन द ओवरऑल बाइलेयर में किधर भी वहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इज फ्लूइडिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट अपने को क्या क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, अब फ्लूइड नेचर के कारण मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन वेरियस फंक्शंस। यहाँ पर जब अपन सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो फंक्शन शो कर पाती है ना, वो कौन सी नेचर की वजह से कर पाती है, वो यहाँ पे फ्लूइड नेचर की वजह से ही यहाँ पे ये शो कर पाती है। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस आ सकते हैं, देखिए सीक्रेशन का काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है, मैंने क्या बोला, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम हो सकता है, जो सिग्नलिंग भी हो सकता है, और जंक्शंस भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, सेल ग्रोथ। मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर की होती, किसकी तरह, सेल वॉल की तरह, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ इजीली पॉसिबल हो पाती, क्या नहीं हो पाती। इसलिए सेल मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ में भी यहाँ पे क्या करती है, योगदान देती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस भी यहाँ पे किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की। देखो यहाँ पे दो टर्म आती है, एक अपनी आती है कौन सी, इंटरसेल्यूलर, और एक टर्म यहाँ पे कौन सी आती है, इंट्रासेल्यूलर। दोनों टर्म्स को यहीं क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए इंटर की जब भी अपन बात करेंगे ना, इंट्रा की जब भी बात करेंगे, तो इंट्रा में अपन क्या बात करेंगे, विद इन, यानी कि जब अपन सेल के लिए बोल रहे हैं इंट्रासेल्यूलर, तो इंट्रासेल्यूलर की अपन क्या बात कर रहे हैं, उसी सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, उसी कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरी टर्म का यहाँ पे यूज करूँ, इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं दो डिफरेंट सेल्स के बीच की बात करूंगा, यानी कि ये तो विद इन सेल होता है, और यहाँ पर इंटरसेल्यूलर क्या होता है, बिटवीन सेल्स। कैसे समझाऊं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, इसमें डिफरेंट स्टेट्स मौजूद हैं, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, पूरे अपन यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब अपन यहाँ पे स्टेट्स कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, पूरे इंडिया के यानी कि पूरी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, तो जो वो प्रेजेंस है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, आप अगर कुछ भी, जैसे राजस्थान से आप यूपी कुछ भी ट्रांसपोर्ट करते हो, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रा, है ना, इंट्रा कंट्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो भी होगा। और जब मैं बात करूँ यहाँ पे, आप जो भी मटेरियल है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने मतलब दो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की बात हो गई, तो यहाँ पे इस टर्म को अपन क्या यूज कर देंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर देंगे। ठीक है, इंट्रा स्टेट हो गया और वो इंट्रा कंट्री हो गया, और अपना क्या हो गया, इंटरनेशनल। ठीक है, तो इससे आप लोग ये समझ लेना इंटरसेल्यूलर क्या होता है और इंट्रा सेल्यूलर, समझ में आया होगा। इंट्रासेल्यूलर विद इन सेल होता है, और इंटरसेल्यूलर क्या होता है, बिटवीन सेल्स। ठीक है, ये टर्म समझ में आई होगी। एक यहाँ पे चीज लिख दी गई है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वगैरह क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है अपने अंदर की तरफ कुछ ना कुछ मटेरियल्स को लेगी। ठीक है, वो कौन सी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अगर उसकी जो लिपिड के कारण जो फ्लूइड नेचर है ना, उसी की वजह से ये एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो इजीली यहाँ पे हो पाएगी। सिक्रेशन, सेल का सिक्रेशन भी यहाँ पे इजीली हो पाएगा। ठीक है, और सेल डिवीजन में भी यहाँ पे अपनी फ्लूइड नेचर क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लो कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेमी फ्लूइड, ये सेमी फ्लूइड लिपिड बाइलेयर क्या है। ठीक है, यहाँ पे किस नेचर की होती है, सेमी फ्लूइड होने के कारण लेटरल मूवमेंट हो जाता है प्रोटीन्स का, और ये फ्लूइड नेचर के कारण क्या क्या फंक्शन शो कर सकती है, सेल ग्रोथ में हेल्प करेगी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस में हेल्प करेगी, यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हेल्प करेगी ड्यू टू फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अपन ने यहाँ पे फ्लूइड पार्ट तो पढ़ लिया जो किसकी वजह से है, लिपिड की वजह से है, और अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, मोजेक पार्ट की। मोजेक पार्ट किसकी वजह से, और अपनी जो एम्बेडेड प्रोटीन्स है डिफरेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 टाइप आपको बताया, 3 टाइप कौन कौन से हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ ये जो लिपिड बाइलेयर के बाहर की साइड दिख रही हैं, और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे क्या होती हैं, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसके बात करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे। मैंने क्या बोला कि ये इंटरनल साइड में पाई जाती है लिपिड बाइलेयर के। ठीक है, पूरी धसी हुई भी पा जा सकती है, कंप्लीटली एम्बेडेड भी हो सकती है, या पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकती है। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं भाई, देखो इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर टाइटली बाइंड्स विद फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड के साथ में क्या होती है भाई,
टाइटली बाउंड होती है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की, पार्शियली बरीड और टोटली बरीड। क्या होता है? सम इंटीग्रल प्रोटीन्स विच आर टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कंप्लीट थिकनेस के अंदर पाई जाएगी, उसको तो क्या बोल देंगे भाई? टोटली बरीड। और जो यहाँ पर क्या पाई जाएगी? दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज टनल प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। किसमें काम करती है टनल प्रोटीन्स? चैनल या कैरियर के तौर पे काम करती है। कहाँ पे काम में आएगी? ट्रांसपोर्ट के अंदर काम में आएगी, ठीक है। अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वहां पे आप देखोगे, ठीक है। विच प्रोवाइड अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? पैसिलेटेड डिफ्यूजन बोल देते हैं। पेरिफेरिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होती हैं? दीज आर सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन पाई जा रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे अपन बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि जो ओलिगोसैकेराइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड्स है ना यहाँ पे, तो वो क्या फंक्शंस करते हैं? देखो ओलिगोसैकेराइड मैंने क्या बोला? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या क्या, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? ये सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन में काम कर सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में भी यही काम कर सकता है, ठीक है। कैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्वड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अब ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन कहाँ पे काम में आता है? अपना फर्टिलाइजेशन के अंदर। ओवम आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है, दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा? किसकी वजह से होगा? इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से ही वो इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लड एंटीजन्स। अपन एंटीजन एंटीबॉडी की बात करते हैं जब अपन एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में वहां पे बात करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, किसका? सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन में है और अपनी ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पे कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा रहा है। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं? जब भी कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट प्रोटीन की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे भी प्रोटीन यूज हो रही है और यहाँ पे भी प्रोटीन यूज हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी जो सब्सटेंस या मटेरियल है अपनी हायर कंसंट्रेशन से कौन सी लोअर कंसंट्रेशन की ओर, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोल देंगे? पैसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या यहाँ पे कोई भी एनर्जी लगी? क्या नहीं लगी, ठीक है। वैसा अपने को एनर्जी खर्च कहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पे। जब भी कोई सब्सटेंस अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या खर्च हो रही है? एटीपी। इस साइन को ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एटीपी खर्च होके कोई भी जो सब्सटेंस या मटेरियल उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ हो चाहे फिर अंदर से बाहर की तरफ हो, लेकिन वहां पर एनर्जी यूज आ रही है और कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट जो कंसंट्रेशन है उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या हो रही है अपने को? एनर्जी। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वैसे आप इसके बारे में डिटेल में जो चर्चा है वो कहाँ पे करोगे? प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में अपने यहाँ पे आज का जो लास्ट टॉपिक आ जाता है, जिसको अपन ने यहाँ पे क्या नाम दिया है? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जब अपन प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन जो होता है वो यहाँ पे सेल वॉल की वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है मेटाबॉलिकली, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिकली जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होने के लिए अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से सेल टू सेल इंटरेक्शन आसानी से हो पाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले अपन जान लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ निग्बोरियन सेल्स इज यूजुअली कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, और इसकी सिंगुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मा। यानी कि जैसा ये मैंने बोला, एक सेल दूसरी सेल से क्या हो रही है? यहाँ पे
इंटरकनेक्टेड हो रही है, उसी को जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू, उसी को अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 40 to 50 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें करते हैं, ये जानने से पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक जो अपने पास में क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, वो कैसा दिखता है। देखो, एक प्लांट सेल अपन इधर ले लेते हैं, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये दूसरी प्लांट सेल की क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। जब भी अपन बात करते हैं किसी भी प्लांट सेल के बारे में, तो उसके एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने का जो काम कर रही है वो कौन सी लेयर है, सीमेंट लेयर है। सीमेंट लेयर के अंदर की साइड में कौन सी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला के साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपनी प्राइमरी वॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अपनी जो ये पैसेज या फिर ये जो चैनल बना है, इसमें क्या क्या एब्सेंट है, मिडिल लेमिला भी नहीं है और क्या नहीं है, प्राइमरी वॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी प्लाज्मोडेस्माटा की बात आएगी तो वहां पर सेल वॉल एब्सेंट ही रहेगी। ठीक है, मिडिल लेमिला भी नहीं देखने को मिलेगा और अपने को क्या देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्राइमरी वॉल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये जो चैनल होते हैं वो किसकी हेल्प से यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनते हैं किसकी मदद से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का भी यहाँ पे योगदान होता है। ठीक है, देखो कैसे बनेंगे, यहाँ पर एक चैनल जैसी संरचना पाई जाएगी। ठीक है, ये किसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, डेस्मोट्यूबुल्स। है ना, ये क्या है, डेस्मोट्यूबुल है अपने पास में। मैंने इसको क्या बोला, मिडिल लेमिला बोला। ये क्या है, अपनी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला दोनों का एब्सेंट होते हैं अपने प्लाज्मोडेस्माटा के जो चैनल बन रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जिसको अपन बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये क्या है अपने पास में, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सीव। ठीक है, कौन से सब्सटेंस यहाँ पे जाने हैं नहीं जाने, ये जो चैनल है अपना प्लाज्मोडेस्माटा यही डिसाइड करता है। ये जो संरचना अपने को दिख रही है इसको मैंने क्या बोल दिया, सीव, जालीनुमा यहाँ पे क्या है, संरचना है। ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है यही क्या है अपने पास में, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में किसने बताया था, स्ट्रोसबर्गर ने। कब बताया था, 1901 के अंदर। समझ में आ रहा होगा, ये जो संरचना है इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, डेस्मोट्यूबुल। समझ में आ रही होगी यहाँ पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको इसका फंक्शन बताना चाह रहा था, किसका, प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या फंक्शन होता है, मैंने क्या बोला, ये इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि एक दूसरी कोशिका के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। किसमें ये संरचना अपने को देखने को मिलती है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होने के कारण यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सेल टू सेल का मेटाबॉलिकली, तो वो किसकी सहायता से यहाँ पे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से। ये क्या इनेबल करता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से दूसरे कोशिका के साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सी संरचना के थ्रू होता है, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, एक चैनल के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। विटल डेवलपमेंट यहाँ पे सिग्नलिंग में भी ये काम करता है।
ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, ठीक है, प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स भी यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये जो डेस्मोट्यूबुल्स होती हैं यहाँ पर किसकी हेल्प से ये यहाँ पे फॉर्म होती हैं, ये होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। नेटवर्क ऑफ एडजेसेंट सेल इज ऑल्सो कनेक्टेड फॉर्मिंग द डेस्मोट्यूबुल्स। ठीक है, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे सेल बायोलॉजी को। ठीक है, आप अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।